वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आपकी बीएससी सेकेंड ईयर के लिए पहले हम बात कर लेते हैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जो कि है इसमें है 3 पेपर हैं आपके। पहला है आपका थर्मोडायनेमिक्स का। सेकंड जो पेपर है आपका वो है इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स का। और जो थर्ड पेपर है इसमें वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो कि तीनों पहले की तरह ही हैं आपके 50 मार्क्स के इस तरह से। और फोर्थ आपका जो है होगा इसमें प्रैक्टिकल, वो भी कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का। इस तरह से टोटल जो फिजिक्स है आपकी 200 मार्क्स की होगी। इस तरह से ये रहेगा। सबसे पहले हम जो पेपर करेंगे यहाँ पर वो कौन सा करेंगे, यहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स को। कौन से को? मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए हम स्टार्ट करते हैं, मतलब फिजिक्स जो कि जनरली जो यूज होती है, या ये कहें कि जो मैथ है वो जनरली यूज होगी फिजिक्स में, वो मैथ्स हम इसमें पूरी की पूरी पढ़ेंगे। तो मैथमेटिकल फिजिक्स की जो यूनिट फर्स्ट उसका नाम है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। इसमें हम जनरली क्या पढ़ेंगे इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं किसके बारे में? ग्रेडियंट के बारे में, डाइवर्जेंस के बारे में और कर्ल के बारे में। इन तीनों के बारे में पढ़ा है, लेकिन वहां आपने इन तीनों को पढ़ा था किसके अंतर्गत? कार्तीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत पढ़ा था इन तीनों चीजों को। ग्रेडियंट हुआ, डाइवर्जेंस हुआ, कर्ल हुए, तीनों के फॉर्मूले जो पढ़े थे हमने कार्तीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर आपके 2 निर्देश तंत्र और हैं जो कि त्रिविम में होते हैं। गोलीय निर्देश तंत्र और एक और है बेलनीय निर्देश तंत्र। कार्तीय, गोलीय और बेलनीय 3 निर्देश तंत्र हैं। इन तीनों निर्देश तंत्रों के अंतर्गत हमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल तीनों के फॉर्मूले निकालने हैं। तो तीनों में अलग अलग निकालने के बजाय हम एक ऐसा निर्देश तंत्र यूज करें कि हम उसके अंतर्गत क्या करें, तीनों के फॉर्मूले निकाल लें, ग्रेडियंट की, डाइवर्जेंस और कर्ल के, और उसको ही उसमें हम विशेष कंडीशन लगा देंगे कि कार्तीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x, y, z। तो उनको रख देंगे तो वो कार्तीय निर्देश तंत्र में आ जाएगा। इसी तरह से गोलीय निर्देश तंत्र और बेलनीय निर्देश तंत्र में आ जाएगा। गोलीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत किसी बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं r, θ, फाई से, और बेलनीय में किए जाते हैं ρ, फाई, z से। इस तरह से किए जाएंगे इसमें तीनों निर्देश तंत्र में। तो तीनों के व्यापक रूप में हम उनके ग्रेडियंट की, डाइवर्जेंस और कर्ल के फॉर्मूले निकालेंगे, और उस व्यापक रूप को ही हम बोलते हैं कौन सा? वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। यानी कि हम क्या करेंगे कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत ही ग्रेडियंट का फॉर्मूला निकालेंगे, डाइवर्जेंस का निकालेंगे और कर्ल का निकालेंगे, और उसके अंतर्गत विशेष कंडीशन लगाते हुए कार्तीय, गोलीय और बेलनीय में उसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर यूनिट फर्स्ट डालिए। यहाँ पर ही हम प्रॉपर तरीके से वही रहेगा सिस्टम जिस तरह से क्लास में रहता है कि पहले टॉपिक को समझेंगे और उसके बाद उसको प्रॉपरली लिखेंगे। तो पहला है, या फर्स्ट हेडिंग डालना, यूनिट फर्स्ट वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। तो हम पहले बात कर लेते हैं निर्देश तंत्र के अंतर्गत ही कि व्हाट इज द रेफरेंस फ्रेम निर्देश तंत्र होता क्या है। इस चीज को मैं पहले भी बता चुका हूं फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। रेफरेंस फ्रेम तो किसको बोलते हैं? रेफरेंस फ्रेम किसे कहेंगे? रेफरेंस फ्रेम निर्देश तंत्र। कि देखिए कि मैं कह रहा हूं कि केडी से अलवर है वो 50 किलोमीटर दूर है,
अब मैंने फिक्स बता दिया कि खेड़ली से जो अलवर है वो 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अलवर है वो 50 किलोमीटर दूर है, मैंने ये नहीं बताया वो कहाँ से दूर है। तो हम किसी ना किसी चीज़ के सापेक्ष उसके डिस्टेंस बता रहे हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि खेड़ली से जो भरतपुर है वो 70 किलोमीटर दूर है, तो वो हम फिक्स बता रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ के सापेक्ष बता रहे हैं। इसी तरह से क्या होगा, कोई भी पार्टिकल है, अब ये बैठा हुआ है यहाँ पर, तो इसकी हमें स्थिति को बताना है कि इसकी स्थिति क्या है, तो हम इसकी स्थिति को किसी ना किसी के सापेक्ष ही बताएंगे। यहाँ पर इसकी स्थिति को किसी ना किसी के सापेक्ष ही बताएंगे, तो वही क्या कहलाएगा, निर्देश तंत्र। जैसे कि हम कहें कि यहाँ पर एक हमने कौन सा निर्देश तंत्र ले लिया, कार्तीय निर्देश तंत्र ले लिया, एक्स, वाई और जेड, इस तरह से ले लिया, या इनको कैपिटल बना लो आप, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। और ये इसका क्या रहा, यहाँ पर मूल बिंदु रहा। तो इसमें क्या है कि हमें इस पार्टिकल की स्थिति है, इस पार्टिकल को जैसे नाम दे दिया हमने पी, इस पार्टिकल की स्थिति का हमें पता करना है कि ये पार्टिकल कहाँ बैठा हुआ है। तो हम कैसे कहेंगे कि एक्स एक्सिस पर यदि हम कितना चलें, स्मॉल एक्स, वाई पर चलें स्मॉल वाई, और जेड पर चलें यदि हम स्मॉल जेड, तो वो पार्टिकल हमें वहाँ मिल जाएगा। मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष हमने उसकी स्थिति को क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। तो ये कौन सा निर्देश तंत्र हो जाएगा, कार्तीय निर्देश तंत्र। इसी तरीके से अगर कोई भी पार्टिकल किसी गोले की सरफेस पर बैठा हुआ है, गोला है एक तरह से ये, इस गोले की सरफेस पर कहीं पर बैठा हुआ है, उस पार्टिकल की हमें स्थिति को पहचान करनी है। ये वृत्त नहीं है, गोला है, तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं थोड़ा, जिससे कि हमें ये 3D लगे। यहाँ पे इसके निर्देश अक्ष है वो बना दिए, जैसे कि यहाँ x, ये x रहा, ये y रहा और ये z रहा। तो इस पार्टिकल की हमें स्थिति को पहचान करना है कि पार्टिकल कहाँ पर बैठा हुआ है। तो हमने मान लिया ये इसका क्या रहा, इस गोले का एक गोला है, उसका ये केंद्र रहा। तो हमने बोल दिया कि केंद्र से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, और इसका जो प्रक्षेप है, जैसे कि ये गोला है, तो ये जो डायरेक्शन है यहाँ से O से P तक की, वो इसी समतल में ना होकर इस तरीके से है। तो उसका जो प्रक्षेप आएगा, प्रक्षेप से मतलब है कि इसकी छाया जो नीचे पड़ेगी इस वाले तल में, इस गोले वाले तल में जहाँ पड़ेगी, जैसे कि मान लिया इसमें पड़ेगी वो तल, तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो इसकी छाया बननी है, इस वाली रेखा की जो छाया है नीचे बन रही है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, फाई एंगल। तो ये फाई एंगल है, जिससे इसका प्रक्षेप जहाँ पर आया वो एंगल एक्स के साथ कितना बना रही है, फाई। तो आर ये रहेगा, फाई ये रहेगा, और थीटा किसके साथ एंगल है यहाँ पर, जेड एक्सिस के साथ, किसके साथ, जेड एक्सिस के साथ। तो यहाँ पर बिंदु P के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो आर, थीटा, फाई, इस तरह से हो जाएंगे। जहाँ आर तो क्या होगी, उस गोली की त्रिज्या 0 से P तक की क्या हो जाएगी, त्रिज्या। थीटा किसके साथ बनाया गया एंगल है, इस एक्सिस जेड अक्ष के साथ बनाया गया एंगल है इस वाली रेखा का, और फाई किसके साथ है, एक्स अक्ष के साथ बनाया गया एंगल। मतलब हम उस कण की स्थिति तक पहुंच जाएंगे किसमें, गोलीय निर्देश तंत्र में। इसी तरह से एक और है, कौन सा, बेलनीय निर्देश तंत्र। कौन सा, बेलनीय निर्देश तंत्र। तो बेलनीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत क्या होगा, एक बेलन होगा, डार्क ही कर लेते हैं, इस तरह से। तो ये एक्स एक्सिस रहा, ये वाई एक्सिस रहा, और ये जेड एक्सिस रहा। तो इसके सरफेस पर हमने कोई एक बिंदु ले लिया, तो उस बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने हैं कि वो बिंदु के पॉइंट क्या क्या होंगे यहाँ पर, उस तरह से हमें निकालना है। तो जिस तरह से एक खीरा होता है, हमने खीरे को आधा काट दिया, इस तरह से बीच में से काट दिया, तो इस तरह से कुछ लेयर दिखाई देगी यहाँ पर, इस तरह से बीच में से, जैसे कि ये पूरा है तो इसको पूरा ना काट कर बीच में से हाफ काटा है, तो हाफ काटने की वजह से इस तरह से कुछ आकृति बनेगी। तो इसका ये केंद्र होगा, मूल बिंदु यहाँ पर होगा, या इस
यहाँ से ना लेकर इसको ये ले लिया, किसका, एक्सिस का मूल बिंदु ले लिया, ये एक्स रहा, ये वाई रहा और ये जेड रहा। तो यहाँ पर इस पट्टी को लिया है, तो पट्टी है उसकी जो डिस्टेंस है, मतलब ये सरफेस पे आ जाएगा, इस गोले की सरफेस पे लिखा है इस तरह से, तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, रो हो जाएगी। ये भी यहाँ पर इस तरह से इसको आगे बढ़ाएं तो ये रो डायरेक्शन हो जाएगी, और इसका इसके साथ एक्सिस, एक्स अक्ष के साथ बनाया गया एंगल पहले भी फाई था और यहाँ पर भी कितना है, फाई है। तो रो ये फाई और जेड, जेड क्या है यहाँ पर, स्मॉल जेड, ये ध्यान रखना, जेड एक्सिस पर ये दूरी है स्मॉल जेड। तो रो फाई जेड के द्वारा किसी बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर लिखे जाएंगे, जैसे कि ये बिंदु ले लिया या कोई सा भी बिंदु हमने ले लिया, ये वाला बिंदु इसकी सरफेस पर ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि 3D में सोचने की कोशिश करना है इसको 3D में, तो ये किस पर होगा, इसके सरफेस पर। तो इसमें किसी बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो कितने हो जाएंगे, रो कोमा फाई कोमा जेड, जहाँ रो क्या है, रो क्या है यहाँ पर पूरा डीपली पढ़ेंगे इसको आगे हम। बेलन की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सिलेंडर, और फाई किसके साथ एंगल है, एक्स अक्ष के साथ बनाया गया एंगल है ये, और जेड क्या है उस बेलन की ऊंचाई, स्मॉल जेड क्या है इसमें, बेलन की ऊंचाई। तो इसलिए किसी बिंदु के निर्देशांक इसमें किससे लिखे जाएंगे, रो कोमा फाई कोमा जेड से, इसमें आर कोमा थीटा कोमा फाई से, और इसमें एक्स कोमा वाई कोमा जेड से, इस तरह से लिखे जाएंगे इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट फर्स्ट डालकर उसमें नाम लिख देना, वक्ररेखी निर्देश तंत्र, अगर इसको भी इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कर्व लीनियर रेफरेंस फ्रेम, कर्व लीनियर रेफरेंस फ्रेम, और इसमें फर्स्ट हेडिंग डालना निर्देश तंत्र, और उसमें लिखना प्रारंभ करें निर्देश तंत्र, हेडिंग डालकर उसमें लिखें। ऐसे ही चलेंगे जिस तरह से क्लास में चल रहा था, प्रॉपरली उसी तरीके से चलेंगे कि पहले चीज को समझेंगे और उसके बाद उसको लिखेंगे। तो निर्देश तंत्र की परिभाषा क्या हुई थी कि वह तंत्र अथवा निकाय जिसके सापेक्ष हम किसी कण की स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसके सापेक्ष किया था, कार्तीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति को व्यक्त किया था। यहाँ पर गोलीय निर्देश तंत्र है, तो गोलीय निर्देश तंत्र में कण की स्थिति को हमने व्यक्त करके दिखा दिया, जो कि क्या होगा, आर कोमा थीटा कोमा फाई। इसी तरह से ये कौन सा निर्देश तंत्र है, नीचे लिख देता हूं, बेलनीय निर्देश तंत्र, इस तरीके से। तो रेफरेंस फ्रेम में लिखना, हेडिंग डालकर लिखें इसमें, वह तंत्र अथवा निकाय, वह तंत्र अथवा निकाय जिसके सापेक्ष, वह तंत्र अथवा निकाय जिसके सापेक्ष, वह तंत्र अथवा निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है, वह तंत्र अथवा निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। वह तंत्र अथवा निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। इसमें फर्स्ट एग्जांपल में डाल देना कार्तीय निर्देश तंत्र, फर्स्ट पॉइंट डालकर एग्जांपल में लिख देना कौन सा, कार्तीय निर्देश तंत्र, और कार्तीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत इस वाले चित्र को बनाएं, इस वाले को बनाएं। अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो अपने हिसाब से अपनी स्पीड को आप स्लो या फास्ट कैसे भी कर सकते हो, जैसा भी आपको लग रहा है। अगर फास्ट लग रहा है तो स्लो कर सकते हो, स्लो है तो फास्ट कर सकते हो। इस
चित्र को बनाने के बाद सेकंड पॉइंट लिखना है इसमें एग्जाम्पल में ही, यहाँ पर लिख देना आगे गोलीय निर्देश तंत्र। और गोलीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत क्या करोगे, गोलीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत इस चित्र को बना दोगे। और यहाँ पर आर के बारे में लिख देना, आर क्या है यहाँ पर गोली की त्रिज्या, आर क्या है यहाँ पर गोली की त्रिज्या। इसको पूरा आगे पढ़ना है हमें, काटतीय गोलीय बेलनी तीनों को आगे पूरा पढ़ेंगे कि फाई कितने से कितना होगा, थीटा कितने से कितना एंगल हो सकता है, पूरा पढ़ेंगे उसको। लेकिन यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं बस निर्देश तंत्र के बारे में। तो ये गोली की त्रिज्या हो गई और थीटा फाई इसमें देख रहे हैं कि क्या है, वो फाई एक्स अक्ष के साथ बनाया गया एंगल और थीटा है जेड अक्ष के साथ बनाया गया एंगल। बना देता हूँ इसको, थीटा आर थीटा फाई। और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड पर लिख देना एग्जाम्पल में बेलनी निर्देश तंत्र हेडिंग डालकर, इस तरह से थर्ड करके बेलनी निर्देश तंत्र, इसमें इस चित्र को बनाए और उनके बारे में लिख देना बेलन की त्रिज्या, जेड बेलन की ऊंचाई, इस तरह से लिखें। यहाँ तक ये कागती हो गया, ये गोली हो गया और ये बेलनीय हो गया, लिखें। इस चित्र को बनाना गोलीय निर्देश तंत्र में, फिर इसको बेलनी निर्देश तंत्र में और पूरा लिखें। और इसके बाद फिर हेडिंग डाल देना कौन सी, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, जो कि हमारी यूनिट का ही नाम है। पॉज करके आप इनको बना सकते हो चित्रों को, इसलिए ज्यादा नहीं रुकना है। इसके बाद हेडिंग डालनी है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कर्व लीनियर रेफरेंस फ्रेम, यानी कि नाम से पता चल रहा है वक्र रेखीय मतलब वक्र भी होंगे और रेखाएं भी होंगी। तो एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें तीनों वक्र एक बिंदु पर आकर मिल रहे हैं, कौन सा निर्देश तंत्र कहलाएगा, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। जैसे कि इस तरह से एक वक्र मान लिया हमने, इसको नाम दे दिया हमने u1 वक्र। इस तरह से एक और वक्र है, इसको नाम दे दिया हमने u2 वक्र। और इसी तरह से एक और वक्र है, वो कौन सा वक्र है, u3 वक्र। अब ये त्रिविम में है, ये u1 वक्र, u2 वक्र और u3 किस तरह से, इस तरह से तीनों हैं, वो किसी उभयनिष्ठ बिंदु पर आकर मिल रहे हैं, उसको बोल दिया हमने O पॉइंट। अब इस O पॉइंट पर अगर हम तीनों पर रेखाएं खींच दें, और रेखाएं किसकी, u1 वक्र के लिए स्पर्श रेखा इस तरह से हो जाएगी, इसको डार्क ही कर देते हैं, इसको नाम बोलेंगे u1 निर्देश अक्ष, तो निर्देशाक्ष हो जाएगा। इसी तरह से इस वाले वक्र के लिए हम इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचें, टेंजेंट खींचें, तो वो कुछ इस तरह से होगी, इसको बोल दिया हमने u2 निर्देशाक्ष। क्या बोल दिया इसको, u2 निर्देशाक्ष। इसी तरह से u3 वक्र के लिए भी अगर हम रेखा खींचें तो इसको बोल देंगे हम क्या, u3 निर्देशाक्ष, इस तरह से बोल दिया। तो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की हम डेफिनेशन देंगे कि एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें कि तीन वक्र, कौन कौन से वक्र हो गए, वो u1 u2 और u3, कि जिसमें तीन वक्र एक बिंदु पर आकर मिले, कौन सा निर्देश तंत्र कहलाएगा, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। और उन तीनों वक्रों पर हमने क्या खींची, स्पर्श रेखाएं, और स्पर्श रेखाओं के हम जो नाम देंगे वो किस तरह से देना है कि u1 निर्देशाक्ष, इसको बोल दिया हमने u2 निर्देशाक्ष, और इसको बोल दिया u3
निर्देश अक्ष, इस तरह से इनको नाम दे दिया। तो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र हेडिंग डालकर उसके अंतर्गत लिखें उसके अंतर्गत कि एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें तीन वक्र परस्पर एक बिंदु पर आकर मिलें, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तो इसमें है क्या, U1 U2 एक समतल में हो सकते हैं और U3 कोई सा भी एक है वो किस में होगा, त्रिभुज में होगा। तो U1 इधर, U2 इधर और U3 इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी हम तरह से उसको ले सकते हैं, ठीक है। और तीनों पर हमने स्पर्श रेखाएं खींची हैं, U1 निर्देश अक्ष बोलेंगे, U2 और U3 निर्देश अक्ष। अब परिभाषा लिखने के बाद इस चित्र को बना लेना और नीचे लिख देना वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। क्या लिख दोगे, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, इसी में लगा देना आगे लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। क्या लिख दोगे इसमें, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। तो लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र का मतलब क्या है कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र वो लांबिक है, मतलब लंबवत है। तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अगर इस उभयनिष्ठ बिंदु पर हम स्पर्श रेखाएं खींचें, ये तीनों स्पर्श रेखाएं खींची, ये ऐसे हो सकती हैं, तो तीनों अगर एक दूसरे पर कैसी हो जाएं, लंबवत हो जाएं, उस उभयनिष्ठ बिंदु पर हम क्या खींच रहे हैं, स्पर्श रेखाएं, और वो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे पर क्या हो जाएं, लंबवत हो जाएं, तो उसी को हम नाम दे देंगे लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। तो चित्र को बनाने के बाद हेडिंग डालना लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र और इसमें लिखें हेडिंग डालकर उसमें लिखें लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में कि इस तरह से लिखना कि ऐसा वक्र रेखीय निर्देश तंत्र जिसमें तीनों वक्रों के उभयनिष्ठ बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबवत हों, ऐसा वक्र रेखीय निर्देश तंत्र जिसमें तीनों वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तीनों वक्रों के उभयनिष्ठ बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर लंबवत हों, तो वह लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तो वह लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र मतलब क्या रहा कि एक उभयनिष्ठ बिंदु था तीनों वक्रों का, इस पर यदि हम स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं वो एक दूसरे पर कैसी हो जाए, लंबवत, तो उसको हम नाम दे देंगे लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। तो लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत किसी भी कण की जो स्थिति है हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको U1, U2 और U3 से। किससे, U1, U2 और U3 से। जैसे कि कार्तीय में हम कर रहे थे x, y, z से,
गोलीय में कर रहे थे r, थीटा, फाई से, और बेलनीय में कर रहे थे रो, फाई, जेड से। तो उसी तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं हम u1, u2, u3 से। u1, u2, u3 से कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद हेडिंग डालना लांबिक वक्र रेखीय, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत कण की स्थिति सदिश, या कण का स्थिति सदिश, कुछ भी लिख सकते हो। ये हेडिंग डाला। इसके बाद लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत कण का स्थिति सदिश, कण का स्थिति सदिश लिखें इस हेडिंग को। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत कण का स्थिति सदिश। तो देखिए, यदि कण का स्थिति सदिश कार्तीय निर्देश तंत्र में होता तो वहां पर r वेक्टर को लिखा जाता है किस तरह से लिखा जाता है, वहां पर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। किसी कण का स्थिति सदिश इस तरह से लिखा जाएगा, r वेक्टर इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो r वेक्टर है वो किस किस का स्थिति है या किस किस का फलन है, x, y, z का। वहां पर हम लिख सकते हैं क्या कि r है वो किस किस का फलन है, x, y, z का। लेकिन अगर हम बात करें लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत, तो यहाँ पर x की स्थान पर हम क्या लिख रहे थे, u1, इसी तरह से यहाँ पर u2 और यहाँ पर u3, इस तरह से। तो किसी भी कण का जो स्थिति सदिश है वो किस किस का फलन होगा, यहाँ पर किस किस का फलन होगा, r वेक्टर u1 का, u2 का और u3 का, इस तरह से होगा। तो इसका अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, पूर्ण अवकलन करते हैं, पूर्ण अवकलन या संपूर्ण अवकलन करने पर तो संपूर्ण अवकलन कितना हो जाएगा, dr वेक्टर। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, यहाँ से अवकलन की फॉर्म में पढ़ा होगा आपने मैथ में, डेल r वेक्टर अपॉन डेल u1 प्लस डेल r वेक्टर अपॉन डेल u2 du2, इसी तरह से डेल r वेक्टर अपॉन डेल u3, और ये क्या कितना हो जाएगा, du3। ये डेल है और ये d है, इस तरह से। तो r एक स्थिति सदिश था, तो लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत वो किस किस का फलन होगा, u1, u2, u3 का। जैसे कि कार्तीय में होता है वो x, y, z का। तो यहाँ पर हम किसके लिए बात कर रहे हैं, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत। तो उसके अंतर्गत जो कण का स्थिति सदिश है वो कितना हो जाएगा, r वेक्टर इक्वल टू ये हो जाएगा। तो इसका अगर हम पूर्ण अवकलन करें तो dr वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा। पहले समझें, फिर आसानी बाद में पूरा प्रॉपर्ली लिखाऊंगा, उसी तरह से आसान तरीके से उसको लिखें, ठीक है। तो dr वेक्टर इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पर ये वाली जो चीज है कौन सी, डेल r वेक्टर अपॉन डेल u1, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि r कैसी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, तो इसका डेरिवेटिव अगर हम करते हैं तो वो भी कैसी क्वांटिटी आएगी, यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। तो इनको जो नाम देते हैं यहाँ पर, किन किन को, डेल r वेक्टर अपॉन डेल u1, डेल r वेक्टर अपॉन डेल u2 और डेल r वेक्टर अपॉन डेल u3, इनको नाम देते हैं यहाँ पर, सदिश हैं ये, तो इनको नाम देते हैं आधार सदिश। क्या नाम देंगे इनको, आधार सदिश, और इंग्लिश में बोले तो इनको बेस वेक्टर। क्या बोलेंगे इनको, बेस वेक्टर। तो एक स्थिति सदिश था कण का, उसका पूर्ण अवकलन किया, तो यहाँ पर जो किया जाता है आंशिक अवकलन जो किया जा रहा है उनको ही हम नाम देते हैं यहाँ पर आधार सदिश। क्या, आधार सदिश। और यदि इनका हम परिमाण के लिए बात करें, डेल r वेक्टर अपॉन डेल u1, इसका परिमाण डेल
आर वेक्टर अपॉन डेल u2 इसका परिमाण और डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u3 इसका परिमाण। अगर हम इन तीनों के लिए बात करें तो आधार सदिश का जो परिमाण है उसी को नाम देते हैं यहाँ पर हम स्केल गुणक। स्केल गुणक या गुणांक भी लिख सकते हो, स्केल गुणक। ठीक है, आधार सदिश और इसको बोलते हैं स्केल गुणक या फिर आधार गुणक भी बोल सकते हैं, स्केल गुणक या फिर आधार गुणक, इस तरह से इनको नाम दिया जाता है। तो ये है यहाँ पर आधार सदिश। इनको ये वेक्टर है तो इसको बेस वेक्टर होने की वजह से इसको नाम बोल देते हैं। जैसे कि b1 है, इसको बोल दिया डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u1। b2 मान लिए इनको कि इसको b1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको b2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको b3 से। डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u2 और b3 कितना हो जाएगा, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u3। ये तीनों ही क्या कहलाएंगे, आधार सदिश कहलाएंगे। और यदि हम एक ही लाइन में लिखना चाहें तो एक ही लाइन में किस तरह से लिख सकते हैं इसको व्यापक रूप में कि बी आई वेक्टर इक्वल टू डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू आई, इस तरह से। किस तरह से लिख दिया कि डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू आई। अभी आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3, मतलब आई है वो वेरी कर सकता है 1 या 2 3, कुछ भी कर सकता है। तो हेडिंग डालने के बाद इसमें लिखना, हेडिंग डाल दी उसके बाद लिखना लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत किसी कण की स्थिति को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत किसी भी कण की स्थिति को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। और फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको लिखें, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत कण की स्थिति को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। और इसे लिखें आर वेक्टर इक्वल टू u1, u2, u3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद लिखना पूर्ण अवकलन करने पर, और पूर्ण अवकलन करने के बाद इस वाली इक्वेशंस को लिख लें। इसमें आर वेक्टर लिखा, इसके बाद पूर्ण अवकलन करने पर डी आर वेक्टर इक्वल टू, इसको लिख लें। और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देना। कितना, इक्वेशन नंबर 2, 1 के बाद इसको डाल देना 2। और उसके बाद लिखना जहां जहां माना b1 वेक्टर इक्वल टू इतना मान लिया, b2 वेक्टर इक्वल टू इतना मान लिया, b3 वेक्टर इक्वल टू इतना मान लिया, और इन तीनों को कंबाइन करके एक समीकरण दे देना 3, इसको 1 इसको 2, और उसके बाद लिखना जहां माना b1 b2 और b3 तीनों वेक्टर क्वांटिटी हैं तो इस पर हम वेक्टर लगा सकते हैं। ठीक है, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर और b3 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 3 लिख देना। और इसको व्यापक रूप में मतलब सम्मिलित रूप में इन तीनों को हमने लिख दिया, बी आई वेक्टर इक्वल टू डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू आई, मतलब यू आई के सापेक्ष आंशिक अवकलन हो रहा है आर वेक्टर का, जिसको हम नाम दे रहे हैं आधार सदिश। यहां तक लिखें इसको, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर और b3 वेक्टर तीनों के बारे में हमने लिख लिया। तीनों क्या कहलाएंगे यहां पर, जहां b1 वेक्टर, b2 वेक्टर तथा b3 वेक्टर, इसके यहां तक लिखने के बाद पूरा, इसके बाद लाइन लिखना जहां b1 वेक्टर, b2 वेक्टर तथा b3 वेक्टर आधार सदिश कहलाते हैं। ये वाला आधार सदिश कहलाते हैं, जहां
B1 वेक्टर, B2 वेक्टर, B3 वेक्टर क्या कहलाएंगे यहाँ पर? B1 वेक्टर, B2 वेक्टर और B3 वेक्टर क्या कहलाएंगे? आधार सदिश कहलाएंगे। पहला समीकरण ये दूसरा, उसके बाद इसको लिखना था और उसके बाद लाइन लिखनी है। B1 वेक्टर, B2 वेक्टर, B3 वेक्टर क्या कहलाएंगे यहाँ पर? आधार सदिश। और आधार सदिश को अंडरलाइन कर देना और इंग्लिश में लिखना चाहो तो बेस वेक्टर, इसको भी लिख लेना। और इसके बाद आगे देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।